जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से SSCGD का जो क्वेश्चन का हम लोग का 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ये जो सीरीज चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार जितना सीरीज है उसको रिवीजन कर लीजिए और साथ ही साथ कोशिश करिए कि लगातार आप क्या रहिए, बने रहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बार बार हम बताते आ रहे हैं कि इसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ पूरा A to Z है। कुछ करेंट अफेयर भी है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। पिछले वीडियो में मतलब करेंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा था, इसमें थोड़ा कम है। तो एवरेज से लेकर हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको कुछ छूटे नहीं। विशेष ध्यान रखते हुए पूरा क्वेश्चन समझिए, एक लगभग इसमें से 80+% जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले SSCGD में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन ये है कि वर्षा के बूंद गोलाकार क्यों होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो वर्षा के बूंद या पानी के बूंद होते हैं वो गोलाकार है या गोलाकार होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा के बूंद कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ और बात है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पेड़ के ऊपर तक मतलब पानी चला जाता है, किसके कारण? या फिर पूछ देगा आपसे कि जो दिया या लालटेन का तेल होता है ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण? तो वो सब होता है केसी तत्व के कारण। ठीक है, या मार्कर जो देखते हैं यहाँ हम लोग इंक डालते हैं यहाँ तक चला जाता है, ये किसके कारण? तो केसी तत्व के कारण। और वर्षा का बूंद गोलाकार कैसे होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? देखिए इस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों साथ में लेगा, थोड़ा सा समय लगा, एक स्पेशल वीडियो बनेगा आप। लेकिन यहाँ जो है उसको देख लेते हैं जल्दी। तो प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था? गोल्डस्टीन। इसको लिख लीजिएगा, गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था। ठीक है, अब पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन ने खोज किया था। फिर पूछेगा यहाँ पे न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। हो गया तीनों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्लूटो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ताजापुर का बृहदीश्वर मंदिर किसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है? किस भारतीय राज्य में यह स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसको हम 2 बार 3 बार नहीं पढ़ेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। आपको 2 से 4 मिनट लगेगा, पूरा अपना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो देखिए फेमस क्वेश्चन है, SSC बैंक हर चीज़ में क्वेश्चन पूछता है। जहाँ जीके का पोर्शन आएगा वहाँ ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है। बताइए विटामिन डी का स्रोत सबसे अच्छा क्या है? तो धूप है, सूर्य का प्रकाश है। तो इसलिए बच्चों को देखते हैं धूप में थोड़ा सा ये किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? तो ये असम के रहने, जो स्वतंत्रता सेनानी थी ये कहाँ के रहने वाली थी? असम के रहने वाली थी। आगे बढ़े। लेबाडो सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये भी किसका है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो तल सॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तल सॉल। क्वेश्चन पूछेगा ही, अभी नहीं बहुत बार पूछा हुआ है, 2-3 जगह पूछ दिया है SSCGD में। बट एक अलग अलग शिफ्ट में पूछा हुआ है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो तल सॉल कहा जाता है। प्रोटोजुआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ये मलेरिया के होते हैं। किसके? मलेरिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें ही नहीं है। प्रोटोजुआ किस रोग के रोग कारक है? तो मलेरिया के हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो किस वर्ष? तो 1765 ईस्वी में ये फरमान जारी किया था कि ईस्ट इंडिया अनुदान में मतलब इसको स्वरूप के देने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? पिजौर। और पिजौर कहाँ पड़ता है?
तो ये पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। पिजौर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। अब मंदिर के बारे में कुछ प्रमुख मंदिर देखिएगा, क्योंकि मंदिर तो लगातार हम लोग देखते ही आ रहा है, जो कि आपका ये है, मन करे तो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मंदिर के बारे में लगातार हम लोग तो हर वीडियो में देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि पर्वत मंदिर और ये सब चीज़ तो लगातार, तो चलिए थोड़ा सा पर्वत के बारे में देख लेते हैं आज के वीडियो में। क्या देखें, क्वेश्चन पूछ जाएगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब चीज़ कहाँ है? उत्तराखंड में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। धौलावीरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा पर्वत के बारे में देख ले। चलिए आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासक था, तो कहाँ पे था? तो भारत किस राज्य में था? त्रिपुरा था। कहा जाता है त्रिपुरा 3 राज्यों से सबसे कटा फटा राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनाएंगे? तो देखिए अनंत। अब ये कैसे होता है? तो देखिए आप लोग इसका एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। जैसे सैलून में जाइएगा तो 2 दर्पण एकदम एक दूसरे के सामने रखा जाता है, एक आगे और एक पीछे। तो आप देखिएगा तो आपका बहुत सारा फोटो बनता है, तो अनंत फोटो बनेंगे। कितने फोटो बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो फोटो कहाँ बनेगा? फोकस पर रखा जाए तो अनंत पर। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा साइंस का है, ये चीज़ अलग है। ठीक है। कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? यह है एलिफेंटा द्वीप। कौन सा है? एलिफेंटा द्वीप, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए कल वाला जो वीडियो हम लोग का था उसमें जनवरी के बारे में हम लोग देखे थे, पूरे जनवरी का डे देखे थे, इंपॉर्टेंट डे। तो आज हम लोग दिसंबर का आ गया तो पूरा दिसंबर का देख लेते हैं। इसमें सोचना क्या है? तो देखिए सबसे पहले विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट है सब ये कर देना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि विश्व चाय दिवस, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझिए 15 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और ये वाला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। सॉरी, जो फर्स्ट वाला जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ जाए। चलिए, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल दास किस नाम से लोकप्रिय था? तो वो था बीरबल के नाम से। कहा था जी लोकप्रिय। तो ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आपको पता होगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है साइंस में कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? सीरी था। क्या था? सीरी। इसको ध्यान में रखिएगा। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल। कल हम लोग मुख्यालय संग्रहालय सब देखे थे, पीछे वीडियो देखिएगा तो उसमें बहुत सारा बताया हम। भारत में पीर बधुआन का मेला कहाँ लगता है? तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में लगा जाता है। ठीक है। प्रमुख मेला तो सोनपुर का मेला नवंबर दिसंबर माह में, पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जो सोनपुर का मेला है सबसे बड़ा मेला है, पशुओं का मेला है। ये नवंबर दिसंबर माह में मनाए जाते हैं हर साल। भले इस बार कोरोना की वजह से 2-3 साल पे ये हुआ है।
1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। द गोल्ड बोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये है। द गोल्ड बोल्ट नामक पुस्तक कौन लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है। धौलावीरा लोथल का प्राचीन हड़प्पा बस्तियों का मतलब कहाँ ये स्थित है? तो धौलावीरा और लोथल ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। आप अच्छे तरह से तो पढ़े होंगे, शुरुआत में दिया हुआ है। किस प्रसिद्ध यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक लिखी है? तो हैन सॉन्ग ने। ठीक है, ये सब हिस्ट्री का ये सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। खुलम लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है मिजोरम में स्थित है। ठीक है, ये नृत्य कहाँ पे है? मिजोरम में स्थित है। ठीक है, इसमें तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कत मतलब मेरे देखने से नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब नृत्य का बात हो गया तो देख लीजिए, जट जटिला या विदेशिया कहाँ का है? बिहार का है। गरमा गुजरात का है। झूमर हरियाणा का है। झोरा झारी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो ये सब प्रमुख नृत्य है। समुद्री निकाय और समुद्र में कैसा पानी होता है? तो ये खारा पानी होता है। ये कैसा होता है जी? खारा पानी होता है। सुने होंगे आप लोग कि खारा पानी होता है, थोड़ा सा अम्लीयता उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्षारीयता होता है, हाँ इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि उसका पीएच वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था? तो चोल। किसमें जी? किस शासकों द्वारा? तो चोल शासकों द्वारा। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाएगा? सोना, ये यू। ठीक है, सोना को कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो सोना है। 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इसीलिए सबसे तन्य धातु किसको माना गया है? सोना को माना गया है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए सबसे तन्य धातु सोना कहा गया है। और धातुओं का राजा भी किसे कहा गया है? सोना कहा गया है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? तो मोसले को कहते हैं। और पूरे ये आवर्त में, पूरा आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व। ये इसलिए बताने क्योंकि इससे रिलेटेड है। 118 तत्व हैं। और 118 जब तत्व है इसमें यहाँ पे, तो जिसमें धातु कितना है? तो धातु है 91 और धातु है 20 और 7 गो है उपधातु। सब जोड़िएगा तो आपका 118 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट सब एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन था, इसको मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल एकदम न्यू है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।